अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे। अपना हालचाल अपने हमें बता दिया करें, फीडबैक में एटलीस्ट हमें बता दिया करें। अगर कोई अच्छी बात लग रही हो, आपको कोई बुरी बात लग रही हो, हमारे साथ शेयर किया करें। क्योंकि किसी चीज़ में अगर आपको लगे कि बेहतरी की गुंजाइश महसूस हो रही है आपको, तो हमें फीडबैक पे बता सकते हैं आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके कि आप इस चीज़ में चेंजिंग कर सकते हैं। और मैं एक जगह पढ़ भी रही थी कि परेशान तो सभी करते हैं, हौसला अफजाई करना सीखना चाहिए हमें। और आजकल हम देख भी रहे हैं और ये नोट भी आप लोगों ने किया होगा, मैंने भी बहुत सारा किया है कि हमारे माशरे में हमारे इर्द गिर्द अप्रिशिएट करने का रुझान जो है वो वाकई बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। हम एक दूसरे को दाद देते नहीं हैं, इस मामले में भी कंजूसी हम करना शुरू कर दी है। किसी के अच्छे काम पर हम उसकी दाद नहीं देते, अच्छी बात अगर वो कर देता है उस पर हम लोग उसकी हौसला अफजाई नहीं करते, जो हमें करनी चाहिए। क्योंकि ये जो चंद अल्फाज होते हैं आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन जो नेक्स्ट पर्सन होता है ना, वो अपने उस अमल को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश में ज़रूर लग जाता है कि उससे ज़्यादा अच्छा करना है मुझे, और उसके साथ साथ उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत और इज़्ज़त और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जनाब हमें ऐब जोई की जगह दिल जोई करना सीखना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से खुश हो, हमारी इज़्ज़त करें, हमसे मोहब्बत करें, तभी जो है ज़िंदगी का मज़ा है। वरना अगर लोग आपसे नाराज़ रहेंगे और आप ऐब जोई करते रहेंगे तो ज़िंदगी का क्या मज़ा आएगा, आप फिर अकेले ही रह जाएंगे और अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। इसी पैगाम के साथ हम आगे पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, और जब मौसम चेंज होता है तो बहुत सी मौसमी बीमारियां जो हैं वो अपने साथ लेकर आता है, और वो देखते ही देखते हम सबको भी कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, या कोई ना कोई शख्स जो है वो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। और उसकी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही होती है कि बीमारी से फौरी निजात मिल जाए। इसलिए हम इलाज भी ऐसे ही डॉक्टर से करवाने को तरजीह देते हैं जो हमें ऐसी मेडिसिन दे जिसकी बदौलत उसे फौरी आराम आ जाए। और मरीजों की इसी ख्वाहिश के पेश नज़र डॉक्टर्स हों या फिर हकीम हजरात हों, वो इलाज एंटीबायोटिक्स अद्वियात से करते हैं। और डॉक्टर्स, हकीमों और अताइयों की लूटमार और भारी फीस की वजह से बहुत से लोग हैं वो अपने दोस्त अहबाब के मशवरे से या फिर अज खुद बगैर किसी डॉक्टरी नुस्खे के या चेकअप के आम अद्वियात या एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत से लोग, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि बहुत एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें जिसके साइड इफ़ेक्ट से आगाह नहीं होते हैं वो लोग। और एंटीबायोटिक्स के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही का जो आलमी हफ्ता है वो मनाया जा रहा है। एंटीबायोटिक्स इंसानी सेहत के लिए किस कदर ख़तरनाक हो सकती है, उनके ज़्यादा इस्तेमाल से किस किस्म के मसाइल का जो है वो हमें सामना करना पड़ सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हिना जावेद हैं, फैमिली मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर हिना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपने इनवाइट किया आज के सेशन में। डॉक्टर हिना, एंटीबायोटिक्स अद्वियात का जो इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है हमारी सोसाइटी में, हम उस पर आज बात करेंगे कि वो हमारी सेहत को एक तो जल्दी हम लोग रिकवर करना होता है इसलिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हमारी सेहत पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स डाल रही हैं उस पर हमें आज आपने गाइड करना है। जी, एंटीबायोटिक्स जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं, और अगर हम ब्रॉडली उस पर बात करें तो इन्फेक्शंस जो हैं उनके लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब इन्फेक्शंस की बहुत सारी किस्में हैं, वो वायरल भी हो सकता है, वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वो फंगल भी हो सकता है, वो पैरासाइट है जरासीम, वो भी कर सकते हैं। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए हैं, तो वो वायरसेस के लिए नहीं होते। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो इन्फेक्शंस होते हैं जैसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सीने का इन्फेक्शन हो जाना या यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, ये जो हैं इसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से जो मौसम की तब्दीली की वजह से होते हैं खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये वायरल होते हैं, मोस्ट कॉमनली ये वायरल होते हैं, तो उनके अंदर एंटीबायोटिक्स नहीं दी जानी चाहिए। और जैसे आपने साइड इफ़ेक्ट्स की बात की, तो फिर जब एक चीज़ का इस्तेमाल ऐसी जगह पे किया जाए जहाँ उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट हर दवा के हैं, तो एंटीबायोटिक्स के भी हैं। तो उसके कई लोगों को पेट में दर्द हो जाता है, डायरिया हो जाता है, इसके अलावा मतली होने लगती है, हेडेक वगैरह हो जाती है, स्किन के रैश हो जाते हैं। साइड इफेक्ट्स की मतलब एक लंबी लिस्ट है। अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए और बेजा इस्तेमाल हम लोग कर लें तो मतलब ये जो मर्ज होता है वो नाकाबिले इलाज भी बन सकता है। जी, अगर रेजिस्टेंस जरासीम डेवलप कर लें, यानी जो एंटीबायोटिक ने असर करना था जरासीम के ऊपर, जरासीम वो असर ना लें,
और रेजिस्टेंट हो जाएं, जो कि रेजिस्टेंस अब हमारी कम्युनिटीज़ में और ग्लोबली पूरे दुनिया में ये मसला है। लेकिन ऐसे मुल्कों में जहाँ पे इसका नाजायज़ और गैर ज़रूरी इस्तेमाल एंटीबायोटिक का ज़्यादा है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़, तो उसमें भी ये आपको ज़्यादा मसला नज़र आता है। लेकिन बहुत से लोग जैसे वो खुद से भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल घर पर कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर हजरात भी हमने देखे हैं कि वो जल्द अज जल्द मरीज़ को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं। लेकिन हमें बताइए, इन एंटीबायोटिक्स को अगर हम खा रहे हैं, डॉक्टर हजरात भी हमें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम किन किन बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल की वजह से? जी, बेजा इस्तेमाल की वजह से जी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा, एक किस्म का डायरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल एक जरासीम है, वो करते हैं, वो हमारी आंतों में जरासीम होते हैं, बैक्टीरियाज। जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हमारे आंतों के अंदर हैं वो उनकी मिकदार कम हो जाती है और उसकी वजह से ये डायरिया का हो जाता है असर। दूसरा ये है कि रेजिस्टेंस, जैसे मैंने कहा, डेवलप हो गई। आजकल हम जो रेजिस्टेंस दो कंडीशंस में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं वो टीबी है और टाइफाइड है। उसमें जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक, यानी जो पहली लाइन जो आपको देनी चाहिए जब ये बीमारियां होती हैं, उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। हमें बताइए कि जो बच्चे हैं और मम्मर अफराज हैं, हम उनमें देखते हैं कि ज़्यादातर वो शिकार होते हैं और उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। उन्हें किस स्टेज पर हमें देनी चाहिए? मतलब फर्स्ट स्टेज पर ही उन्हें एंटीबायोटिक्स पे लगा देना चाहिए या पहले वेट करना चाहिए उनकी जो कंडीशन का? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बच्चों के अंदर जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर उनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम इसके साथ वो आते हैं और वो ज़रूरी नहीं उनको बैक्टीरियल हो, वो वायरल होते हैं। मोस्ट कॉमनली वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो उनके अंदर आप एंटीबायोटिक देंगे तो वो काम नहीं करेंगी। तो उसमें कुछ दिनों के लिए आपको बगैर एंटीबायोटिक के देना पड़ता है। एक वायरल इन्फेक्शन जो है वो 1 हफ्ता 7 से 10 दिन लेता है, मतलब अपना टाइम लेकर जाता है, टाइम लेता है। आई नो पेशेंट्स आते हैं और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरी करते हैं कि जी हमारा बच्चा है, उसको बुखार हो रहा है, उसको जो है नाक बह रही है, ये है, और वो चाहते हैं, कानों में से भी इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसमें यह है कि पेशेंट को एजुकेट करना पड़ता है। कुछ साइंस ऐसे हैं, जैसे कई बीमारियां होती हैं उनमें आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। अगर आपने एल्डरली की बात की तो उसमें अगर एल्डरली को ऑलरेडी कोई फेफड़ों की चलें बीमारी है, एस्थमा है, वो इन्हेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, उनको कोई और ऐसी बीमारियां जैसे शुगर है जिसकी वजह से उनका इन्फेक्शन और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, तो उनको तो दी जा सकती हैं। लेकिन हर इन्फेक्शन, हर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, उसमें एंटीबायोटिक नहीं दी जा सकती, मतलब उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो अवॉइड किस तरह करना चाहिए? मतलब अगर वो इस तरह की बीमारी में मुब्तला है तो उन्हें फिर नहीं खानी चाहिए या थोड़ी देर अवॉइड कर देनी चाहिए? उसमें जैसे ये एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक या एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक आया है, तो इसके अंदर अवेयरनेस करनी है। अब अवेयरनेस अगर आप ब्रॉडली देखें तो सबका काम है, वो सिर्फ डॉक्टरों का काम नहीं है। जिन्होंने पॉलिसी बनानी है उनका भी काम है, जिन्होंने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है उनका भी काम है, और आम पॉपुलेशन पब्लिक का भी काम है। तो इन तमाम लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए और हर लेवल पे होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने पहले भी कई जगह पे कहा है कि प्राइमरी केयर, जैसे फैमिली फिजिशियंस, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो जब वो कम्युनिटी के अंदर नहीं होते तो जिन्होंने एजुकेट करना है पॉपुलेशन को, आम इंसान को, वो डॉक्टर अगर कम्युनिटी में इतना नहीं है तो वहाँ पर आपकी कम्युनिटी को कौन ट्रेन करेगा? ज़ाहिर स्पेशलिस्ट या अस्पतालों के ऊपर ये लोड पड़ेगा, विच इज़ अनफेयर ऑन देम एज वेल। तो इस चीज़ की अवेयरनेस में ये तीनों कैटेगरीज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और फिर ही इसकी अवेयरनेस होगी। और आई थिंक ये वो चीज़ है जो कि सिर्फ एक वीक की अवेयरनेस के अंदर नहीं होगी, इसकी अवेयरनेस तो पूरे साल ही कंटिन्यू, पूरे साल, और मतलब हर रोज़ ही करनी चाहिए इस तरह की अवेयरनेस है। दूसरी हम देखते हैं डॉक्टर हिना के एंटीबायोटिक्स बहुत सारी केमिकल से आप समझ लें कि लबरेज होती हैं, तो उसमें हमें बताइए अगर एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं तो किस तरह की हमें फिर ग़िज़ा साथ खानी चाहिए ताकि हम लोग उसको बैलेंस कर सकें, और कौन सी ग़िज़ा को हमें फिर अवॉइड करना चाहिए? ठीक है, जो ग़िज़ाएँ बैलेंस, डाइट हमेशा ही बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब बैलेंस डाइट में ये है कि आपने हेल्दी ईटिंग करनी है तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा का इस्तेमाल हो, बहुत ज़्यादा चिकने का इस्तेमाल हो, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स कई होती हैं जो कि कुछ मखसूस फूड्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, जैसे ग्रेप फ्रूट एक फ्रूट है या उसका जूस है, कई लोग वो इस्तेमाल करते हैं, तो कई एंटीबायोटिक्स के साथ वो आप नहीं ले सकते, जिनको हम मैक्रोलाइट्स कहते हैं, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन बहुत कॉमन है, क्लेरिथ्रो है, एजीथ्रो अभी कोविड में काफ़ी पॉपुलर हुई थी वो है।
तो ऐसी फिर जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनको हमें कहना पड़ता है कि कई एंटीबायोटिक्स से ज़्यादा वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, और एक्सेसिव शुगर का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई इन्फेक्शंस हैं वो उसमें वर्स हो जाते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शंस हैं वो उनकी अगर आप चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो वो भी बढ़ जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप डायबिटिक हों तो। और दूसरा डॉक्टर है ना, हम देखते हैं कि जो लोग जो मरीज़ होते हैं अगर वो एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं लेकिन वो उसका दुरानिया जो होता है पीरियड वो पूरा नहीं करते, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं और वो छोड़ देते हैं, क्या वो उनकी कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट कर जाते हैं अगर वो अपनी रिकवरी मोड पूरा नहीं कर रहे होते, मतलब अपना एंटीबायोटिक की जो पीरियड है वो पूरा नहीं कर रहे होते तो? जी, एंटीबायोटिक जिस तरह से नुस्खे पे लिखी जाती है, डॉक्टर जैसे आपको कहे कि अगर एक एंटीबायोटिक दिन में 2 दफ़ा लेनी है या 3 दफ़ा लेनी है, या कई एंटीबायोटिक्स 4 दफ़ा होती है, जैसे 6 घंटे या 8 घंटे या 12 घंटे के वक्फे से, और कितनी ड्यूरेशन कितनी देर के लिए लेनी होती है, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, कई दफ़ा 10 दिन के लिए, कई दफ़ा 14 दिन के लिए। तो उसको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि कई इन्फेक्शंस होते हैं अगर आपने उनको मुकम्मल तौर पे ट्रीट नहीं किया, आपको अगर सपोज़ 10 दिन के लिए लिखी गई थी, आपने 5 दिन ली क्योंकि आप बेहतर फील कर रहे हैं, आपने छोड़ दी, तो इन्फेक्शन वो सही से ट्रीट नहीं हुआ होता, तो दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो ड्यूरेशन लिखी गई हो, और अगर इसके बरक्स कई देखते हैं कई लोग ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स लेकर आते हैं हमारे पास, और वो मुख्तलिफ 2-3 किस्मों की लेके आते हैं, और कोई कहते हैं हमने एक का 1 डोज लिया था, कई कहते हैं हमने सिर्फ 3 दिन खाई थी। अच्छा। तो उसकी वजह से फिर जो आगे डॉक्टर है जिसने प्रिस्क्राइब करनी है उसके लिए और मुश्किल हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये एक तो सही वाली एंटीबायोटिक भी नहीं लेके आया, इसने सही से ली भी नहीं है, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसने ऑलरेडी अपने अंदर खुद से इंड्यूस कर ली है, ठीक, और फिर जिसने इलाज करना है उसके लिए भी मसला, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर एंटीबायोटिक हमें बताइएगा, जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं 2 साल हो गए जब से कोरोना आया, इम्यून सिस्टम की बात की जा रही है कि इम्यूनिटी को हम लोगों ने मजबूत करना है, और अब जैसे चल रहा है डेंगू भी चल रहा है, उसकी वजह से भी बहुत सारा लोग परेशान है। एंटीबायोटिक हमारे इम्यून सिस्टम को कितना इफेक्ट कर रही है, हमें ये बताइए। इम्यून सिस्टम देखिए, अगर ओवर यूज एंटीबायोटिक का हो रहा है, आप एक इंसान को बार बार सपोज फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, हर महीने उसको एंटीबायोटिक चाहिए, वो खांसी बलगम बुखार के साथ प्रेजेंट कर रहा है, उसकी बलगम बहुत थिक है जो कि हरे रंग की है, या उसमें खून आ रहा है, या उसको फीवर बहुत तेज़ है और शिवरिंग हो रही है और ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो रही है, ये वो कंडीशंस हैं जिनमें आपको एंटीबायोटिक्स ऑब्वियसली देनी पड़ती हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े। आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है कि क्यों बार बार एक इंसान को एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ रही है, उसका अपना इम्यून सिस्टम क्यों इतना वीक हो गया है। अब उसमें बहुत से फैक्टर्स आते हैं, क्या वो बंदा स्टीरॉइड्स ले रहा है जो उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है, क्या वो कैंसर का पेशेंट है, कीमोथेरेपी ले रहा है, क्या उसकी न्यूट्रिशन में वो तमाम हेल्दी फूड्स इन्वॉल्व हैं, जैसे विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम है जो उसको हेल्दी करते हैं, तो वजह क्या है। या कई कंडीशंस है जैसे डायबिटीज़ है, उसकी वजह से आपने एयर पोल्यूशन की बात की, तो अब वेदर्स भी चेंज हो रहे हैं, विंटर्स की जब तरफ हम जाते हैं तो हमारे लोगों को ज़्यादा सीने के इन्फेक्शंस होते हैं, रेशा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये ज़्यादा आता है, तो वो फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि एक इम्यूनिटी कम करने की क्या वजह है। एंटीबायोटिक उसका ऑब्वियसली ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो जैसे मैंने कहा था आंतों के अंदर जो अच्छे वाले जरासीम है वो कम हो जाते हैं, तो डायरिया वगैरह होगा, तो वो सेप्सिस यानी एक और वर्सनिंग इन्फेक्शन की तरफ वो जा सकता है, और अगर अपने अंदर ही उसकी इम्यूनिटी नहीं होगी तो एंटीबायोटिक शायद वो काम ना कर सके जो उसको करना चाहिए। और दूसरा डॉक्टर है ना, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इंजेक्शंस लगवाने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो खाली हमें दवाइयाँ लिख के देता है तो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते जब तक इंजेक्शन ना लगे। हमें बताइएगा एंटीबायोटिक थ्रू इंजेक्शन लेना ज़्यादा बेहतर है या फिर जो है मेडिसिन के थ्रू खाना ज़्यादा बेहतर है? ठीक है, एंटीबायोटिक्स जैसा आपने कहा कि सिरप फॉर्म में भी होती है, टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में भी होती है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होती है, ड्रिप्स में भी दी जाती है, और भी रूट्स हैं उसके देने के। लेकिन मैं पेशेंट्स को ये कहती हूँ अगर आप मुंह से दवाई खा सकते हैं, आपको मतली उल्टी नहीं है और आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है और आप खा सकते हैं, तो प्रेफर ये होता है कि मुंह से टैबलेट या कैप्सूल ली जाए, इंजेक्टेबल्स ना लगाए जाएं। अच्छा, उसकी क्या वजूहात हो सकती है, मतलब क्या नुकसानदेह हो सकता है उससे? देखिए, इंजेक्टेबल्स में ये है कि हम चाहते हैं हम जल्दी बेहतर हो जाएं, इसी वजह से हम लगाते हैं, डॉक्टर का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है और पेशेंट का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हमारे सेटअप में एक और इशू है कि जब आप सुई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा और गैर ज़रूरी, तो फिर वो इस्तेमाल शुदा सुई का दोबारा इस्तेमाल भी होने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉमन है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस में HIV काफ़ी बढ़ रहा है, हेपेटाइटिस B और C बढ़ रहा है। तो ये वो एरियाज़ हैं जिसमें पाकिस्तान में जो 3 आउटब्रेक्स हुए थे HIV के, वो इसी वजह से हुए थे क्योंकि सुई का गैर ज़रूरी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो
काफ़ी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की जा रही है, लोगों को लीफलेट्स प्रिंट आउट करके दिए जा रहे हैं। बल्कि हम लोग एक क्लिनिक करते हैं गुजरांवाला में, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर में ही है, और वहाँ पे हमने लीफलेट्स प्रिंट करके दिए हुए हैं पेशेंट्स को। तो पेशेंट्स जब आते हैं अपनी हिस्ट्री देते हैं और वो कहते हैं कि हम इंजेक्शन या ड्रिप लगवा के आए हैं ताकत का, या इन्फेक्शन के लिए, बुखार था उसके लिए, तो उसको फिर हम वो हैंड आउट्स दे देते हैं कि देखें इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल कम करें, औरों को भी बताएं, अपने रिलेटिव्स को, अपने महल्ले में, अपने नेबर्स में, या इवन स्कूल्स के बच्चे आते हैं तो उनको भी। तो आई थिंक अवेयरनेस अगर स्प्रेड होती है तो इसी तरह होती है, और आई थिंक पब्लिक जो प्रिस्क्राइबर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी अगर उनको भी अपना एक जो है काम ड्यूटी जो है सर अंजाम देनी चाहिए। ऑब्वियसली वो दे भी रहे हैं, लेकिन हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से जो है आगाही पहुंचा सके जिनको नहीं पता इस बारे में। दूसरा हम देखते हैं कि जो जैसे हम बात कर रहे थे कि लोग खुद से भी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, और वो एक दफ़ा डॉक्टर ने अगर उनको लिख के दी होती हैं मेडिसिन, वो अगली दफ़ा खुद से जाके मेडिकल स्टोर से ले आते हैं। इस वजह से आपको लगता है कि ये रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कि मेडिकल स्टोर वाले भी इसी तरह उनको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं? जी, ये जो आपने बात की है कि जी वो नुस्खा संभाल के रखते हैं, और अगर वही या उससे मिलता जुलता इन्फेक्शन हो तो वो वही लेते हैं। ये अगेन यही मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई मसला हो, एंटीबायोटिक शुरू करनी हो या ख़त्म करनी हो, रोकनी हो, डॉक्टर से पूछ के करें। आपके ज़ाहिर सिम्टम्स पूछने पड़ते हैं, उसके हिसाब से फिर एंटीबायोटिक लिख के देनी पड़ती है। अब जैसे कॉमन सा स्किन का कंडीशन है, उसमें एंटीबायोटिक्स आती हैं जो खाली एंटीबायोटिक है, और एक एंटीबायोटिक इन कॉम्बिनेशन विद स्टीरॉइड्स हैं। तो कई जो बहुत माइल्ड कंडीशंस होती हैं उनमें हम सिर्फ एंटीबायोटिक क्रीम्स देते हैं, जो ज़्यादा सिवियर होती हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक्स को कॉम्बिनेशन में विद स्टीरॉइड्स या अदर चीज़ें दिया जाता है। तो अगर पेशेंट को पहले सिवियर इन्फेक्शन हो चुका है और अब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली दवाई ले रहा है जो कि उसको ज़रूरत नहीं है, तो अब उसको माइल्ड इन्फेक्शन के लिए फिर लाइट एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो बेस्ट ये है कि किसी के कहने पे जो नॉन मेडिकल है बंदा, या अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके ना करें, डॉक्टर को दिखा दें एक दफ़ा और सही एंटीबायोटिक, ताकि जो आपकी कंडीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्स ना हो सके, क्योंकि डॉक्टर आपकी कंडीशन देखकर आपको बताएगा कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक्स चाहिए हैं। डॉक्टर हिना जावेद हमारे साथ मौजूद थी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैमिली मेडिसिन। डॉक्टर हिना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप यहाँ पर आई हैं और इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू किया। आज आप जनाब आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है आगाही के हवाले से एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के, तो उस हवाले से हम लोगों ने ये प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी जो मिथ्स हैं जो क्लैरिटी हो गई होगी एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के हवाले। यहाँ पे मज़ीद हमने बात की नहीं, वक्त तो छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से, तो आज के नौजवान का जो सबसे बड़ा मसला है वो किरदार साजी, यहाँ पर खुद एतमादी का है। हम तालीमी इदारों में देखते हैं कि बच्चों के हाथों में डिग्रियां तो थमा दी जाती हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से फोकस ज़्यादा नहीं किया जाता, जिसके जो असरात हैं वो नौजवानों के मुस्तकबिल पर बराह रास्त नज़र आते हैं हमें। स्पेशली जब हम देखते हैं कि वो प्रोफेशनल लाइफ में जब अपने आते हैं तो ख़ुद को एतमादी का फुकदान उनके रास्ते की सबसे बड़ी जो है वो रुकावट बन जाता है, और उनका दिलाराना जो फैसले होते हैं, दिलेराना फैसले करने से रोकते रखते हैं, जिसकी वजह से मुल्क में ना सिर्फ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और हम देखते हैं कि दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ हम देखें तो वहाँ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का रुझान भी तेज़ी के साथ बढ़ा है, जिसकी बुनियादी वजह वो खुद एतमादी है जो नई नस्ल को मोटिवेट करती है कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो नौजवानों की किरदार साजी कैसे की जाए, उनमें खुद एतमादी कैसे पैदा की जाए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फरहान जमील हैं, ट्रेनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। फरहान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं? नहीं, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। फरहान, हम जब सुनते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने अंदर जो है हमें कायदाना सलाहियतें पैदा करनी चाहिए, सबसे पहले तो डिफ़ाइन कर दें कि ये कायदाना सलाहियतें होती क्या हैं और इनको किस तरह हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि वो सलाहियतें होती क्या हैं,
मुझे ये बताइए कि उन्होंने खुद कैसे पैदा करनी है। एग्जैक्टली। ये तो हमारा रोल है ना, हाँ। ये तो आपके टीचर्स का रोल है, आपके मेंटोर्स का रोल है कि वो आपके अंदर कायदाना सलाहियतें पैदा करें। अब कायदाना सलाहियत, कायद मतलब लीडरशिप, इट्स मोर अबाउट कि आप एक अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को लीड कर सकें। और जब आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से लीड करेंगे, ऑफ कोर्स फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि यू कैन लीड अदर पीपल एज वेल। अच्छा, उसके लिए कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इज डिसीजन मेकिंग स्किल, ठीक। कि आपके अंदर फैसला करने की एक हिम्मत हो, आप अपना फैसला खुद कर सकें। आप यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी बच्चे से पूछ लेंगे यार तुम ये वाली डिग्री क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा यार मामू ने ये कहा था, चाचू के बेटे ने ये किया था, मेरे अब्बा जी ने मुझे ये कह दिया था, इस वजह से कर रहे हैं। यार आप खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकते। फिर उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग स्किल दैट आई बिलीव एवरीवन शुड हैव इज द कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन के ऊपर तो काम नहीं किया गया ना। आप देखेंगे सारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी सेम रहा, आपकी कम्युनिकेशन वहाँ पे बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सारी स्किल हमें खुद पैदा करनी पड़ेंगी, उनके अच्छा। अंदर हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। मतलब मेरा ख्याल है बड़ों की ये जिम्मेदारी है कि नेक्स्ट जनरेशन को कम से कम इन स्किल्स के साथ हम उनका ब्रॉटअप करें, एंड इट वुड बी अ गुड थिंग। मतलब किसी को कहने से पहले हम लोगों को उनको सिखाना चाहिए। या मतलब ये तो बड़ा आसान है कि आप अपने अंदर ये पैदा करो। हाँ। उन्होंने कहा लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि हमने कैसे पैदा करने, हमारे पास कौन सा पाथवे है कि हम लोग वहाँ पर चल के पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर पैदा करने का कह रहे हैं तो हमें बताइए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होने चाहिए, मतलब कि जिसके थ्रू हम लोग अपने स्किल्स जो हैं, हिडन स्किल्स हैं या ये वाली सलाहियतें हैं, उनको हम लोग पैदा कर सकते हैं, उनको पॉलिश कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहले ये चीज़ है कि आप अपने सिस्टम को सिर्फ दो चीज़ों से थोड़ा सा हटाइए, रीडिंग और राइटिंग से, कि सारा साल आपने किताब पढ़ ली, एंड पेपर में लिख लिया। आप जैसे भी मैंने जिक्र किया कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अंदर पैदा करें, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल पैदा करें कि सोचा कैसे जा सकता है, जो चीज़ें हो गई वो तो ठीक है, उससे हट के कैसे सोचा जा सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल आप पैदा करें कि दे शुड बी एबल टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आप उसके अंदर लीडरशिप स्किल का मतलब ये है कि हाउ टू लीड एंड हाउ टू वर्क विद द टीम, हाउ टू वर्क विद पीपल। ये तो हमने उसको सिखाया ही नहीं। हमने तो कहा कि यू आर इंडिविजुअल, तुमने फर्स्ट आना है, तुमने पोजीशन लेनी है, यू हैव नो कनेक्शन विद अदर पीपल। तो उसके बाद क्या होगा, जब वो अपनी लाइफ में आगे जाएगा, अपने करियर में जाएगा, ही डजंट नो हाउ टू वर्क विद द टीम। और अगर वो इस तरह का लीडर बन जाता है, लाइक ही स्टार्ट्स हिज ओन बिजनेस लेट्स सपोज, और उसको अपनी टीम मैनेज करनी है, उसको टीम मैनेजमेंट नहीं आता। मतलब हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो हमें लीडरशिप नहीं सिखा रहे। और तालीमी इदारे जो आपकी क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, हमारा ज्यादातर जो होता है रुझान या फिर हमारा टाइम जो होता है वो वहीं पे होता है। हम लोग बचपन से यूनिवर्सिटी लेवल तक आगे तक हम वहाँ पे पढ़े होते हैं, वहीं से हमें बताया जाता है कि आपके अंदर ये कायदाना सलाहियतें होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन लीडरशिप जो एक क्वालिटी होती है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या इंडिविजुअली देखनी चाहिए या ओवरऑल सब में देखनी चाहिए? इंडिविजुअल ही देखनी चाहिए। हाँ। जैसे भी आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज हमें प्रिपेयर कर रही हैं, आई एम सॉरी टू से मुझे तो नज़र नहीं आ रहा इस तरह से कि बड़ा स्ट्रांगली काम किया जा रहा है। और अगर आप ये देखें कि अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप आज की यूथ को देख लीजिए, उसके ऊपर बहुत काम होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने सिर्फ बैक स्टेप कर लिया, यार एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, तो हम लोगों ने अपनी यूथ को इवन प्रोडक्टिव माइंडसेट नहीं उनको दे सके हम लोग। तो इस तरह की चीज़ें उनकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से होनी चाहिए थी। लेकिन यूनिवर्सिटी के अलावा आपकी सोसाइटी है, यूनिवर्सिटी के अलावा आपके पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट ट्रेंड इन अ वे कि वो लोगों को कोई मतलब एक यंग जनरेशन जो आपकी है उसको वो सिखा सकें ये स्किल, इसके ऊपर अप्रिशिएट कर सकें कि यू आर लर्निंग समथिंग। हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल मेथड से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड जो आपका इस वक्त करंट है, ट्रेडिशनल मेथड ये है दैट यू ओनली टॉक अबाउट द पास्ट। हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज प्रेजेंट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू फेस इन फ्यूचर। हमें उसके लिए रेडी करना पड़ेगा। तो वो स्किल्स उसके अंदर मेरा ख्याल है हम सबका रोल बनता है। बिल्कुल, मतलब एक वो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होती बच्चों के अंदर भी। वो बड़े लेवल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आगे जाके उन्होंने क्या करना है। वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारे वालिदैन क्या कहेंगे हमें, हम फिर उसी लाइन में जाएंगे। तो ये कितना डिपेंड करते हैं वालिदैन पे भी और बच्चों के ऊपर खुद भी कि उन्होंने क्या करना है, उनको खुद सोचना है। ये उतना ही डिपेंड करता है जितना एक बच्चा अपने वालिदैन पे डिपेंड करता है। तो 100% डिपेंड करता है। आपके पेरेंट्स का माइंडसेट, आपके पेरेंट्स की थॉट, उनकी परसेप्शंस आपके बच्चों को डेफिनेटली उसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग असर रखेंगी। आप देखेंगे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं अपने बच्चों को कि ठीक है यार, इफ़ यू वांट टू टेक दिस स्टेप यू जस्ट गो एंड डू इट, और वो लोग कर भी जाते हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो ये करते हैं कि नहीं, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ या जो एक बड़ा सेट मेथड है सिर्फ उसी पे काम करना है, लाइफ में रिस्क नहीं लेने, बड़ा आपने कैलकुलेटेड चलना है, रिजल्ट भी कैलकुलेटेड आते हैं फिर उसके ऊपर। तो हमें एक पेरेंट्स को, मेरा ख्याल है हमारे पास यहाँ पे तो पेरेंटल ट्रेनिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, और हम समझते हैं वी ऑल आर ट्रेन्ड
हालांकि आप अगर देखें डेवलप्ड कंट्रीज को तो वहाँ पे पेरेंट्स ट्रेनिंग भी बड़ी एक इन है वहाँ पे, तो उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि यार अगर पेरेंट्स स्ट्रांग होंगे, क्योंकि वहाँ पे जैसे टीचर्स अक्सर कहते हैं कि यार एक बच्चा स्कूल में तो 4-5 घंटे स्पेंड कर रहा है, घर पे ही स्पेंडिंग 18 to 19 आवर्स, तो वो 18-19 और जो बच्चे की ग्रूमिंग पे काम हो सकता है वो पेरेंट्स कर सकते हैं, और पेरेंट्स आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। लेकिन पेरेंट्स भी मेरे ख्याल से वो दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब हमारे चचा ने ये किया तो तुम भी यही डिग्री करोगे, तुम्हारे कज़न ने ये किया तो तुम भी यही डिग्री करोगे, तो पेरेंट्स को फिर क्या करना चाहिए? मतलब अपने बच्चों पे कितनी उनको ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनको ऑर्डर करना चाहिए कि आपने करना ही करना है। देखिए, सबसे पहले ये नहीं होता कि पेरेंट्स सिर्फ आपको ये कहते हैं कि आपके रिलेटिव्स ये कर रहे हैं, या फलाने के बेटे ने ये कर दिया, फलाने की बेटी ने ये कर दिया। उससे ज़्यादा वो आपको इस बात पे आमादा करने की कोशिश करते हैं कि हमारे वक्त में तो ऐसे होता था, मैं तो 8-8 घंटे पढ़ता था, मैं पैदल वहाँ पे 5 किलोमीटर पैदल चल के जाता था। यार वो टाइम गुजर गया, और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज का बच्चा भी वही काम करे जो आपने उस वक्त किए थे, तो फिर हम कहाँ से ग्रो कर रहे हैं? आज एक चेंज आ गया ना। exactly. आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, यू आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी। जैसे मैं एक छोटी सी एक सिंपल सी एग्जांपल है, आज से कोई 20-25 साल आप पहले चले जाएं तो समझा जाता था कि नहीं यार नौकरी करनी है या कोई कारोबार करना है तो आप कम से कम 20-25 साल के होंगे, आप मास्टर डिग्री लेंगे, उसके बाद तभी आप कर सकते हैं। आज के दौर में आपको पता है इवन मैट्रिक का स्टूडेंट दे आर अर्निंग मिलियंस बाय वर्किंग ऑनलाइन, तो इसका मतलब है वो पैटर्न आज नहीं अप्लाई हो सकते, और हर किसी की जिंदगी डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने ना जैसे शक्लें डिफरेंट बनाई हैं, ऐसे ही जिंदगियां भी डिफरेंट बनाई हैं, जिंदगियों के चैप्टर डिफरेंट बनाए हैं। अगर किसी की जिंदगी में कोई एक काम करके वो कामयाब हो गया है तो जरूरी नहीं है कि आप भी वही काम करें, वही पैटर्न अडॉप्ट करें, आप भी कामयाब हो जाए। हो सकता है आप वही सब कुछ करें और आप नाकाम हो जाए, और हो सकता है एक दूसरा काम जो किसी और ने किया था वो उसमें नाकाम हो गया था, आप उसको करें तो क्या पता आप कामयाब हो जाए उसके अंदर। सो स्टॉप टेकिंग दिस थिंग कि यार दूसरा नाकाम हुआ था, दूसरा कामयाब हुआ था तो मैं भी कामयाब होऊंगा। जैसे आपके पास एक MBA की डिग्री किसी एक बंदे ने कर ली, वो सक्सेसफुल हो गया, एवरीबॉडी स्टार्टेड फॉलोइंग दैट पैटर्न कि अब हमने MBA करना है, यही हमारी लाइफ बनाएगा। और जैसे अभी आपने बात की नौकरी और बिजनेस की, और आजकल के नौजवानों में ये बड़ा मसला आ रहा है कि वो नौकरी और बिजनेस में फ़र्क नहीं समझ पा रहे, वो नौकरी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि हम 9 to 5 की जॉब करेंगे। तो हमें बताइए कि ये जो लीडरशिप, ये ट्रेंड क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? सिर्फ नौकरी ही करनी है, बिजनेस नहीं हम कर सकते, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या लीडरशिप क्वालिटी नहीं है उनके अंदर, इसलिए ये रुझान बढ़ता जा रहा है? ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बिजनेस एसेंशियल्स, उसकी कमी है यूनिवर्सिटीज की तरफ से। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई एक बिजनेस स्कूल बता दें जो या बिजनेस यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे है, और वो आपको सिर्फ इनकरेज करती हो दैट यू हैव टू डू योर बिजनेस, आपके बिजनेस स्कूल्स आपको जॉब के लिए रेडी कर रहे हैं। exactly. तो आप ये कैसे कह सकते हैं? फिर दूसरे आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि एक आज के यंगस्टर्स हाउ कैन दे डिफरेंशिएट बिटवीन अ जॉब एंड अ बिजनेस? सिंपल बात है, जॉब करेंगे आप किसी का बिजनेस ग्रो करेंगे, बिजनेस खुद करेंगे, इफ यू बिकम एंटरप्रेन्योर आप अपना बिजनेस ग्रो करेंगे। ये आपका अपना फैसला है कि आप किसी के बिजनेस में काम करना चाह रहे हैं, उतनी मेहनत है। या शायद एक दूसरी आपने बात की 9 to 5, मैं कहता हूँ कि यार जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना, दैट इज एक्चुअली 9 to 5, बट व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस इट्स अ 24 आवर जॉब। तो आप 9 to 5 से तंग आ गए कि मैं 9 to 5 काम नहीं करना चाहता, फिर उसके बाद आपको 24 आवर काम करना पड़ेगा। तो वो बिजनेस मेरा ख्याल है इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग दैट यू कैन डिजायर इन योर लाइफ, बट नॉट द जॉब। लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम बिजनेस करें या फिर जॉब करें, तो आपको क्या लगता है कौन से बंदे के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि वो बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता, या वो जॉब का मटेरियल है? हर बंदे के अंदर ना हर क्वालिटी मौजूद होती है। अच्छा, इट्स जस्ट दैट कि उसने वो ब्रश अप किया कि नहीं। अच्छा, आपने कभी ये सुना है कि शेर ये कहे कि यार ये जो मेरा बच्चा है ना ये चीड़-फाड़ नहीं कर सकता? कर सकता है। कभी एक परिंदा को ये कह दे कि यार ये वाला जो मेरा बच्चा है ना ये उड़ नहीं सकता। सबके अंदर सारी स्किल्स हैं, इट्स जस्ट दैट कि आप उसको डिस्कवर कर लें तो वो स्किल आपके सामने है। अच्छा, अब कुछ जो स्किल्स आपको डेवलप करनी है बिजनेस के अंदर, वो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी इज कन्विंसिंग स्किल्स। ठीक है, अगर तो आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं। निगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग, सेल्स, इन सब चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। टीम बिल्डिंग जैसे मैंने बात की, ये सब चीजें आप सीखेंगे तब जाकर आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस करने से पहले नहीं सीख सकते। अच्छा, बिजनेस करेंगे तो वो सीखेंगे। बिजनेस करेंगे तो आप सीखेंगे। बिजनेस ये ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मैं ये सब कुछ सीख लूं उसके बाद जाके मैं ये मैं अपना स्टार्ट करूं। रिस्क फैक्टर आ जाता है, हमें रिस्क लेना चाहिए जिंदगी में, लेकिन आजकल के नौजवान यही नहीं लेना चाह रहे।
देखें फिर अगेन बात वही कि आजकल के नौजवान की गलती नहीं है, अच्छा गलती ये है कि उनका माइंडसेट हमने बनाया। वो तो जब यहाँ पे आए थे तो वो उनका माइंड बिल्कुल खाली था, ब्लैंक था, exactly. कुछ भी नहीं था उसके अंदर, ना उन्हें अच्छाई बुराई का पता था, ना उन्हें किसी बिजनेस नौकरी का पता था। ये तो हम लोगों ने उनके अंदर बिल्ड किया ना। अब उसकी एक सबसे बड़ी वजह, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मुझे जैसे बिजनेस स्कूल के अंदर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आर टीचिंग बिजनेस, दे हैव नेवर डन एनी बिजनेस इन देयर लाइफ। वो उन्होंने सारी जिंदगी जॉब की है, आपको कैसे बता सकते हैं कि आप बिजनेस करें। Exactly. मैं खुद, आप भी पढ़ी हैं यूनिवर्सिटीज में, मैं पढ़ा हूँ यूनिवर्सिटीज में, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि टीचर सामने खड़ा है और वो आपको ये कह रहे हैं, बिजनेस स्कूल के अंदर वो आपको ये कह रहे हैं कि बेटा अच्छी जगह पे नौकरी करनी है तो तुम्हारे लिए बड़ा ये काम आएगा। यहाँ पे एक और चीज देख लें, आपकी जो बिजनेस डिग्रीज हैं उसको बड़ा स्पेसिफाई किया जाता है, ये HR है, ये सेल्स है, ये मार्केटिंग है, ये बैंकिंग एंड फाइनेंस है। अब आप मुझे ये बताएं, जब आपने बिजनेस करना है तो क्या आपको सारे MBA इकट्ठे नहीं चाहिए? अब एग्जैक्टली अब कोई एक MBA थोड़ी वहाँ पे काम स्पेसिफिकली आएगा तो नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको है। सब चीजें चाहिए। तो क्या आपको लगता है यूनिवर्सिटीज तो अपना काम कर रही है, लेकिन उनके अलावा कोई ऐसे हमारे पाकिस्तान में स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से इदारे मौजूद हैं जो बच्चों को सिखा रहे हों कि वो किस तरह अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। अच्छा। लोग इंडिविजुअली ये काम कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। देखें, अगर आप आज के दौर के अंदर ये बात करें कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके लिए आप किसी बिजनेस स्कूल में जाएंगे तो बिजनेस स्कूल की डिग्री आपको तकरीबन 4 इयर्स में मिलेगी या 2 इयर्स में मिलेगी। इससे बहुत बेहतर है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो बिजनेस स्किल्स सिखा रहे हैं, आप उनके पास जाएं, वो आपको वो सारी स्किल्स बताना शुरू कर देंगे विच यू एक्चुअली रिक्वायर नाउअडेज। इसके अलावा, यूनिवर्सिटीज़ के अलावा, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल। देखें, जॉब के ऊपर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट कमाते हैं, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक टैक्स देते हैं। ठीक है। यू इनकरेज पीपल टू डू द बिजनेस, द मोर दे विल अर्न, द मोर दे विल पे द टैक्स। इट्स एवरीबॉडीज बेनिफिट इफ दे आर डूइंग अ बिजनेस। देखें, अगर एक बंदा जॉब कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से फरहान, अपने अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है ना, उनको उजागर करने की, उनको पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो हम खुद ही अच्छा कर सकते हैं, कोई हमें बता नहीं सकता। फरहान जमील हमारे साथ मौजूद है, लाइफ कोच है। फरहान, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए हैं जनाब। हमने बात की है कि अपनी जो कायदाना सलाहियतें हैं उसको हम किस तरह निखार सकते हैं, उस हवाले से हमने बात की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको मिलवाएंगे इल्यूजन आर्टिस्ट से। यहाँ पे मुझे वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है ये हमारा राइजिंग टैलेंट, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे मेहमानों से जो कुछ मुनफरिद और दिलचस्प काम कर रहे होते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बासलाहियत मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो महज 15 साल की उम्र में डायबिटीज़ का निशाना बनी, लेकिन उन्होंने मायूस होने की बजाय उससे मोटिवेशन हासिल की और शुगर के मरीजों के लिए एक ऐसी डिवाइस इजाद की है जिससे बआसानी शुगर के मर्ज और उसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस डिवाइस का क्या नाम है और ये कैसे काम करती है, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आयमा वकार हैं, जो शुगर के मरीजों के हवाले से ये डिवाइस उन्होंने इजाद किया और एक इदारा भी रन कर रही हैं। आयमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। आयमा, सबसे पहले तो हमें बताइए, अपने बारे में बताइए कि आपको कब पता चला कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, क्या उसके सिम्टम्स थे, कैसी आपकी कंडीशन थी और क्या सारा एक्सपीरियंस था? तो मैं तब 15 इयर्स की थी। अच्छा। 3 इयर्स अगो मैं डायग्नोज हुई थी। तो बिफोर माई डायग्नोसिस मुझे बहुत सारे सिम्टम्स थे, रेंजिंग फ्रॉम बहुत ज़्यादा थकावट थी, बहुत प्यास लगती थी, हर वक्त कोई ना कोई डिफिशिएंसी होती थी। ठीक। तो एक दफ़ा व्हाट हैपेंड वाज कि मैं क्लास की तरफ जा रही थी तो एक्चुअली कोलैप्स्ड। तो तब फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि देयर समथिंग रॉन्ग, तबीयत नहीं ठीक जा रही, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब फिर टेस्ट हुए, मैं हॉस्पिटलाइज हुई 2 हफ्तों के लिए और तब डायग्नोज हुआ कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है और वो उसके साथ मुझे एक और कंडीशन भी है, सीलियाक डिजीज़ के नाम से। अच्छा, और वो क्या होता है, वो डिजीज़ भी हमें बता दें। तो शुगर का तो सबको पता है, बट हाँ। सीलियाक डिजीज़ का किसी को इतना पता नहीं है। उसके अंदर बेसिकली ग्लूटेन होती है जो आटे के अंदर होती है। तो ठीक। जब भी मैं आटा खाऊं तो मेरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ओन बॉडी सेल्स को अटैक करता है। तो क्योंकि मैं इतने सालों से ग्लूटेन खाती आ रही थी तो उसकी वजह से मेरा जो मुझे उसकी वजह से डायबिटीज़ हुई, क्योंकि इतनी मेरी बॉडी डैमेज मतलब ये लिंक्ड हैं आपस जी में। एग्जैक्टली।
ठीक है, तो आपने फिर कैसे इससे कोप अप किया अपनी कंडीशन के साथ? मतलब इतनी स्वेयर हो चुकी थी ऑलरेडी, और जब आपको पता चला तो क्या था वो? मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो था वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट डिवाइसेस थी। जी। तो मेरे डॉक्टर ने जो मुझे रेफ़र किया सच एज दिस, इसको मैं यूज़ करके बस स्कैन कर लूँ अपना, पीछे यहाँ एक सेंसर लगा हुआ है तो मुझे बता देगा कि मेरा ब्लड शुगर लेवल कितना है। ये इंसुलिन, माई डॉक्टर्स, बट मोर इम्पॉर्टेंटली मेरे जो एक्सटर्नल सोशल सपोर्ट सिस्टम्स थे, माई स्कूल, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, जिन्होंने दे ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंडीशन, मुझे अंडरस्टैंड किया और फिर उसके मुताबिक दे वुड cater to my needs, जिसकी वजह से मैं आराम से कोप कर सकी। I was able to make myself stronger. लेकिन आपको कौन सी स्टेज पर पता चला कि अब आपने अपने लिए तो काम करना ही करना है, इसके हवाले से रिसर्च करनी ही करनी है, लेकिन आपने दूसरे लोगों को भी उससे आपने हेल्प देनी है? कौन सी स्टेज थी वो जब आपने ये सोचा कि आपने इस तरह की कोई डिवाइस बनानी है? तो फर्स्ट ईयर आफ्टर माई डायग्नोसिस मैं मोस्टली अपने ओन ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल पे फोकस कर रही थी कि मैं उसको रेंज में लाऊं। बट उसके बाद जब वो मैनेज हो गया तो आई हैड टाइम टू थिंक, सिट डाउन कि अच्छा दिस इज़ एन एक्चुअल इशू। अब फैक्ट ये कि एवरी 5th person इन पाकिस्तान हैज़ डायबिटीज़, हर 5वें बंदे को है। Exactly. तो आई रियलाइज देन कि कितनी नीड है सपोर्ट सिस्टम्स बनाने की फॉर दिस डायबिटिक्स, जो मैंने अपने ओन एक्सपीरियंसेस से लर्न की। तो सबसे पहले जो मैंने शुरू किया था वो था कि साइकिलिंग इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने खुद जब स्पोर्ट्स साइकिलिंग शुरू की तो आई वांटेड टू इंकरेज अदर पीपल टू स्टार्ट एज वेल। तो फिर मैंने 2 साइकिलिंग इवेंट्स होल्ड किए इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट और द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब। सेकेंड इवेंट पे तो डॉक्टर फैसल सुल्तान हिमसेल्फ केम टू इनॉग्रेट द इवेंट। एंड देन उसके बाद आई रियलाइज हाउ स्टिग्मेटाइज बहुत होती हैं ये डिजीजेस कि ओ अच्छा उसको डायबिटीज़ है तो दैट्स अ बैड थिंग। डिवाइस किस तरह काम करेगी और किस तरह हमारे लिए वो हेल्पफुल साबित हो सकती है? आयमा, हमें डिवाइस के बारे में बताइएगा, कैसे वो काम करती है और किस तरह हम उसकी मदद से अपनी शुगर लेवल या बाकी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं? तो उसको डायबिटिक फुट एनालाइजर कहते हैं। मैंने उसका खुद नाम रखा था। ठीक है। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ वेइंग स्केल। उसके ऊपर टेम्परेचर सेंसर्स हैं, तो जब भी पेशेंट सुबह उठे तो उसके ऊपर 20 सेकंड्स के लिए खड़ा हो जाए और जो टेम्परेचर उनके फुट के नीचे होगा वो उनके फ़ोन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो अगर वो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो फिर उसका मतलब है कि फुट अल्सर फॉर्म हो रहा है। तो उसके मुताबिक दे कैन गो टू देयर डॉक्टर एंड गेट नेसेसरी ट्रीटमेंट कि वो इतना बुरा ना हो कि वो फुट अल्सर फॉर्म हो जाए। तो उस तरह से यू कैन प्रिवेंट फुट अल्सर्स, यू कैन प्रिवेंट एम्पुटेशन। तो क्या पहले नहीं इस हवाले से फुट अल्सर के हवाले से काम किया जा रहा था, या इस तरह की कोई चीज़ थी जिससे हमें पता चल सकता? अभी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई प्रिवेंटेटिव डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो मैंने जब रिसर्च किया इसके ऊपर तो आई फाउंड आउट कि ये फुट अल्सर्स एक बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत ज़्यादा डायबिटिक्स को अफेक्ट करती है। एम्पुटेशंस होती हैं, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। तो मैंने उस रिसर्च करने के बाद डिसाइड किया कि इसका एक प्रोटोटाइप बना लेना चाहिए। तो मैंने फिर एक माइक्रो कंट्रोलर, थर्मल सेंसर्स और ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ करके ये बनाया और फिर अब वो फ़ोन के ऊपर टेम्परेचर्स डिस्प्ले हो जाते हैं। एंड आई प्लान टू एक्सपैंड ऑन इट, मतलब इनमें और भी फीचर्स लेकर आना चाहिए। मैं और फीचर्स डालूँ और सेंसर्स डालूँ कि वो ज़्यादा एक्यूरेट हो, फिर इवेंचुअली लॉन्च भी कर दूँ कि वो मैक्सिमम बेनिफिट हो। अभी मार्केट में ये नहीं आई है? जी नॉट येट, अभी सिर्फ प्रोटोटाइप। तो कब तक हमें ये मार्केट में अवेलेबल होगी? क्या प्लान किया है? आई एम होपिंग कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई एम एबल टू मेक इट कंप्लीट और फिर उसके बाद अलॉन्ग साइड सम डॉक्टर्स उसकी इंडोर्समेंट के साथ। तो अकेली ने ये चीज़ की है या और भी लोगों ने जो है इसमें हेल्प की है आपकी? मेरे पास हमेशा सपोर्ट सिस्टम से मैं बार बार रेफर करती हूँ, बट इसके अंदर भी आई हैड माई डॉक्टर्स, आई हैड द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, आई हैड डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनकी डायरेक्ट इंडोर्समेंट थी, उनकी सपोर्ट थी। इवन फॉर डायर बैंड्स, इवन फॉर the foot analyzer and the cycling events, they've always been very supportive. मतलब हर टाइप पे, हर जगह पे आपको सपोर्ट रही है, किसी की वो घर की हो या फिर बाहर की हो, लो, और वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जैसे बताया कि आपने शुगर की, डायबिटीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, तो आपको क्या लगता है एक जो शुगर का मरीज़ है वो अपनी लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चेंजिंग्स ला कर एक नॉर्मल लाइफ जो है अपनी गुजार सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट आई वुड से कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज है। किसी तरह की भी फ़िज़िकल एक्सर्शन हो जाए। सबसे यूज़फुल मैंने जो रियलाइज़ किया वो साइकिलिंग है। अच्छा, कि जब मैंने स्पोर्ट्स साइकिलिंग अब मैं करती हूँ तो मैं रेसेस में पार्टिसिपेट करती हूँ, बट इवन
एक लेजरली साइकिल जब मैं चलाती थी फॉर 15 मिनट्स, तो मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल पूरे दिन के लिए बहुत बेहतर हो जाता था। तो वो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल डायबिटिक्स, फॉर एवरीबडी इनफैक्ट, बट डायबिटीज़ के लिए इट्स इवन मोर बेनिफिशियल। ठीक है, मतलब कोई भी एक्टिविटी हो वो आपको करनी चाहिए, वो चाहे एक सेहतमंद बंदा हो या फिर अगर जिसको डायबिटीज़ है उसको भी ज़रूर करनी चाहिए दिन में। मतलब बेशक 15 से 20 मिनट कर लें या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट करें, वो आपके लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा, इतनी यंग एज में हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हो जाए या कोई बीमारी हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। आप पर भी ये स्टेज आई, आप भी परेशान हो जाती होंगी और आपको बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं, वो भी अगर इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो वो भी परेशान। उनको क्या कहेंगी, इससे किस तरह कोप अप करना है, पॉजिटिव वे में लेकर किस तरह इसको चलना है? तो जब आप डायग्नोज होते हो तो शुरू में बहुत डॉन्टिंग होता है, डर लग रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है। बट मुझे जो मेरे पेरेंट्स ने एग्जांपल दी थी सबसे पहले वो थी कि वसीम अकरम को भी टाइप 1 डायबिटीज़ है, एंड उन्होंने मतलब ऑब्वियसली मैनेज किया, स्पोर्ट खेली, क्रिकेट जितनी एग्जर्ट आप अपने आप को तब करते हो उतना तो आई बिलीव किसी और स्पोर्ट में करना ही इट्स डिफ़िकल्ट। वो वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली। ही हैज़ ऑलवेज बिन माई आइडल, एंड ऑल्दो मैं उनको पर्सनली जानती नहीं हूँ, बट आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम कि इफ़ ही कैन डू इट देन एवरीबडी कैन डू इट। बिल्कुल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह आपने अपना लाइफस्टाइल किस तरह चेंज किया आयमा? मतलब कौन सी चीज़ें, कौन सी हैबिट्स जो हैं आपने वो ख़त्म कर दी कि अब मुझे ये चीज़ें नहीं करनी? ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जाता है कि जो शुगर का मरीज़ है वो मीठा नहीं खा सकता, ये ठीक है ये बात है? और आपने कितना मीठे से दूरी इख्तियार की है? डायबिटीज़ का एक्चुअली डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अच्छा, मोस्टली तो जी आपको रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स कि आप ना इतना ज़्यादा खाना स्वीट स्टफ खाएं, बट जैसे वो टाइप 1 डायबिटीज़, आपने कुछ मीठा खाना है तो आप खाएं, बट देन आप इंसुलिन लगा लें। वो टाइप 2 आप जनरली यू स्टे अवे फ्रॉम स्वीट थिंग्स। ओके, बट ओवरऑल लाइफस्टाइल को कीपिंग दैट इन माइंड, इफ़ यू स्टे अवे फ्रॉम स्वीट थिंग्स, अगर आप मीठा ज़्यादा ना खाएं तो बेनिफिशियल तो आपके लिए ऑलवेज होगा। तो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको कुछ भी मीठा खाने से पहले क्या इंसुलिन लेनी पड़ती है? जी, तो मुझे अगर लेट्स से मैंने आइसक्रीम अभी खानी होगी तो फिर मुझे इससे पहले इंसुलिन लगानी पड़ेगी कि वो ज़्यादा ना हो जाए, शुगर ज़्यादा ना हो जाए, और वो इंसुलिन आपको डेली लेनी पड़ती है। और कहते हैं कि अगर शुगर आपकी फैमिली में रन कर रही है, जेनेटिक में है, जीन्स में है, तो आपको हो जाएगी। आपको किन फैक्टर्स की बिना पर हुई है? जीन्स में थी या वैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं थी इस वजह से हुई है? मेरा एक्चुअली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ही आंसर होगा, बिकॉज मेरी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ नहीं है। मेरी ग्रैंड मदर को अब है, बट दैट्स ड्यू टू ओल्ड एज। ठीक, मुझे I am the first person in my family to be diagnosed with diabetes, and that is because मुझे पहले celiac disease थी, जिसके अंदर जो एक autoimmune condition है, आप gluten खाओ आपकी body obviously damage होना शुरू हो जाते हैं। तो because of that जब मैं I've had it since birth, अब for 15 years मैंने gluten खाई, मज़ा किया, तो उसकी वजह से मेरा जो pancreas है वो इतना damage हो गया कि insulin production minimal होगी, which is why अब मुझे फिर ये type 1 diabetes हुई, which is henceforth not genetic but लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से जो होगी है। लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं आयमा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और ये जो आप डिवाइस बनाने जा रही हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये हमें अवेलेबल हो मार्केट में, ताकि जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको इस तरह की चीज़ें मुहैया हों, उनको मिल सके। आयमा वकार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं। आयमा वकार हमारे साथ मौजूद थी। जनाब शुगर के हवाले से उन्होंने एक डिवाइस बनाई है और उस हवाले से उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की है। बहुत अच्छा इंटरेक्शन सेशन रहा है हमारा उनके साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए बागों के शहर लाहौर की, तो बागों का शहर कहलवाने वाला लाहौर मसाइलिस्तान बनकर रह गया है। लाहौरियों को दरपेश मसाइल की फहरिस्त जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आज जिस मसले का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो एक ऐसा मौशरी नासूर बन चुका है जो खामोशी से मुआशरे की जड़ें खोखली करता जा रहा है।
नशे की लत नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है। लाहौर के गली कूचों में हम देखते हैं, अहम सड़कों पर हम देखते हैं, फ्लाईओवर्स, मेट्रो बस के पुल, नशेइयों के डेरे इस वक्त बनते जा रहे हैं। शहर के सैकड़ों मकामात ऐसे हैं जहां पर सरेआम नशा फरोख्त भी हो रहा होता है। बेघर मनशियात के आदी अफराद की हलाकतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सिर्फ गुज़श्ता माह की अगर बात की जाए तो अक्टूबर 2021 में 52 बेघर और नामालूम मनशियात के आदी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि गुज़श्ता बरस अगर अक्टूबर की बात की जाए तो तब तादाद सिर्फ 35 थी। लाशें हमें फुटपाथ पर मिलती हैं, पार्क्स और सड़कों के किनारे पड़ी हुई मिली हैं। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की हालिया रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। जो नशे के आदी अफराद की रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ऐसे अफराद को नॉर्मल लाइफ की तरफ कैसे वापस लाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब, हैं कंसल्टेंट हैं इंसदाद मनशियात मुहिम के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। सर, हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता अक्टूबर की बात की जाए, गुज़श्ता साल अक्टूबर की, तो सिर्फ 35 लोग थे और इस साल अक्टूबर में 52 बेघर मनशियात के अफराद जो हैं उनकी लाशें हमें फुटपाथों, सड़कों पे और यहाँ पर पार्क्स में मिली हैं। तो हमें बताइएगा क्या फैक्टर्स हैं ऐसे जो हुकूमत, यहाँ पर जो हमारा मुआशरा है, नशे की लत को जो है वो इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है और उसको हम काबू करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, ख़ासकर मैं दुनिया मीडिया ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी टीम का, कि आप इस मसले को हर वक्त बड़ी अहमियत देते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं है कि माशरा बेहिसी की तरफ जा रहा है, या हम खुद ऑनरशिप नहीं ले रहे, जिम्मेदारी निभाना नहीं जानते। अच्छा। जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ रहे हैं। और मसाइल इस कदर बढ़ रही हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक है। वो इसलिए कि जब आपने कोई प्लानिंग ही नहीं करनी, कोई आपके पास विजन ही नहीं है, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? रिज़ल्ट यही निकलेगा। अभी तो ये जो 52 अफराद जिसका जिक्र रिपोर्ट्स में किया गया है, ये वो लोग हैं जो अननोन डेड बॉडीज़, ठीक है, जिनका कोई नाम नहीं, जिसका कोई अता पता नहीं, वो किस शहर का रहने वाला था, किस मोहल्ले का रहने वाला था, किस बच्चों का बाप था, किस माँ का बेटा था, किस बीवी का खावंद था और किस बहन का भाई था, कोई किसी को नहीं पता। और पिछले साल की निस्बत आप देख लें, 35 लोग थे। और ये वो डाटा है जो एविडेंस बेस्ड है। अभी तो घरों में मरने वाले, उनका कोई पता नहीं। हॉस्पिटल में जो अमवात होती हैं, उनका अगर आप डाटा शेयर करें तो बहुत सा। अभी मेरी कोशिश है कि आइंदा पंजाब के जो 38 या 37 अजला हैं, उनका डाटा भी शेयर किया जाए। अच्छा। जब उनका डाटा शेयर होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब के बड़े शहरों में भी इसी तरह सूरत हाल है जिस तरह लाहौर की है, और ये मामलात बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। इसके लिए जो मैंने पहले स्टार्ट में कहा था, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप, वो कोई नहीं लेने के लिए तैयार, जिसकी वजह से ये सारे मामला। किसने लेनी है ये ऑनरशिप? हुकूमत ने लेनी है, हमारे जो इर्द गिर्द मुआशरा है, हमारे लोग हैं, उन्होंने लेनी है, या खुद उस बंदे ने लेनी है? किसने लेनी है ऑनरशिप? ये देखें, जब हम स्टेट की बात करते हैं ना, तो मैं तो ये किताबों में लफ्ज़ पढ़ के और बड़े बड़े लोगों की तकरीरें सुनता था कि जो स्टेट है वो माँ का किरदार अदा करती है। लेकिन जब स्टेट माँ का किरदार ही ना अदा करे, शहरी उन्होंने स्टेट को देख के स्टेट को फॉलो करना है। घर के जो सरबराह है, उन्होंने भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनरशिप कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं, ना स्टेट लेने के लिए तैयार है, ना फैमिली, ना माशरा, जिसकी वजह से ये सारा करता जा रहा है। इस वक्त हमें बताइए कि कौन सा नशा जो है वो आम हो चुका है और वो बआसानी मिल रहा है और जो नौजवान ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? तकरीबन तमाम ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल। ठीक। कोई आपको चीनी नहीं मिलेगी, आपको आटा नहीं मिलेगा, आपको घी नहीं मिलेगा, उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। लेकिन ड्रग्स एक ऐसी वह चीज़ है जिसकी कभी भी मार्केट में कोई शॉर्टेज नहीं होगी। अच्छा। आप इंजेक्शन ले लें, आप टैबलेट ले लें, आप गुटखा ले लें, नस्वार ले लें, पान ले लें, आप हैश ले लें, कोकीन, एस्टेसी, LSD टैबलेट, आइस, आप कोई भी चीज़ मार्केट में ले लें, अवेलेबल है आसानी के साथ। उनके फिर आगे क्या कहते हैं, क्लासेस हैं। ठीक। यानी जिनके पास बहुत सारा पैसा है, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया है, उनके बच्चे जो हैं वो आजकल का जो नशा आइस है, कोकीन है, एस्टेसी, LSD टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, हीरोइन इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो मिडल और गरीब हैं,
वो ज्यादा पान, नस्वार, गुटखा। तो ये कहाँ से आती है मनशियात, और हुकूमत क्यों नहीं ये सप्लाई और चेन का जो ये ताल्लुक है ये तोड़ पा रही है? सप्लाई और चेन बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इस पे सिर्फ हम बातें करते हैं, अदारे काम करते हैं, अच्छा। कोई शक नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पॉपुलेशन का ग्राफ बहुत बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। पॉपुलेशन का ग्राफ बढ़ा है, लोगों की जरूरियात, वसाइल नहीं है, मसाइल ज्यादा है, डिप्रेशन है सोसाइटी में, एंजाइटी है, माशरे में घुटन है, अफरा तफरी का निज़ाम है, हर बंदे को उस चीज़ के लाले पड़े हुए हैं कि यार मैंने अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमानी है, चाहे वो मैं हक की कमाऊं, हलाल की कमाऊं या 2 नंबर से कमाऊं। अब तो लोगों के जहन में एक और बात आ गई, माशरे में हालात जो आप देख रही हैं, वो कहता है अगर मुझे सही नहीं मिलता मैं 2 नंबर तरीके से बच्चों के लिए रिजक कमाऊं, तो उसका रिजल्ट आप देख लें क्या होता है। रिजल्ट यही होता है कि चाहे वो अमीर का घर है चाहे गरीब का घर है, जिस घर में नशा चला जाए फिर वहाँ पे निकलता नहीं, माहौल तबाह हो जाता है। एग्जैक्टली सर, अगर इलाज की बात की जाए तो हमें बताइए सरकारी हॉस्पिटल्स में कितनी फैसिलिटी मौजूद है ये नशई अफरादों के लिए? उनके लिए कौन से हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं अलग जहाँ पर वो जाके रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, मतलब उनको दोबारा से नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आया जा सकता है भी है या नहीं है? इसमें तो कई बार कह चुका हूँ, कोई नहीं है हॉस्पिटल। सिर्फ 100 या 80 बेड का लाहौर में 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है जो स्टेट की तरफ से है। मी हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल था 15-20 बेड का, उसमें डेंगू के पेशेंट को डाल दिया गया पहले कोरोना के। अच्छा। इसी तरह हमारे दूसरे जो हॉस्पिटल है गंगाराम सर्विसेज हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, उसके बाद जनरल हॉस्पिटल, उसमें साइकाइट्री वार्ड है, उसमें ड्रग एडिक्ट्स को दाखिल किया जाता था पहले 2-3 साल, लेकिन अब कुछ नहीं किया। अब हमारे जिस तरह आप बता रहे हैं इतना बड़ा मसला बनता जा रहा है, तो ये इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए फिर इस हवाले से इन लोगों को? ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। ये कौन लेगा? मैं तो आज आपके प्रोग्राम की विसासत से ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि आए, ट्रीटमेंट की तरफ आए। अल्लाह ताला ने जिनको बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ताला ने जिनको बहुत नवाजा है, वो इस काम में आए, मेरे साथ मिले। मैं लाहौर में 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार हूँ। कोई हमें कोई जगह डोनेट करे, आपके प्रोग्राम की विसासत से मैं कह रहा हूँ, आप ही से लाहौर न्यूज़ के जो प्रोग्राम है इसी से मॉर्निंग शो में लोग राब्ता कायम कर लें, कोई जगह डोनेट कर दे, कोई फलां चीज़ डोनेट करते। हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं, हम लोगों के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते, क्योंकि सब्र और शुक्र उस वक्त आता है जब स्टेट जिम्मेदारी लेती है। जब अब स्टेट ने नहीं जिम्मेदारी लेनी तो फिर सारी बात हम ही आगे आएंगे, और कौन लोग आएगा? मैं इतने इतने बड़े लोगों को जानता हूं जिनके पास अल्लाह ने इतना कुछ दिया है लेकिन हौसला, हिम्मत, जज्बा नहीं है, जज्बा नहीं है। तो आपके प्रोग्राम की वसासत से मैं दुखी दिल के साथ कह रहा हूं, इस नौजवान नस्ल को बचा ले जो लाहौर की सड़कों, ये लाहौर का फेस नहीं है जो हम हर सड़क पे जाते हैं, हर चौक और चौराहे में खवातीन, नौजवान, बच्चियां बैठ के नशा करती हैं, किसी का दिल नहीं दहकता। मतलब अगर स्टेट कुछ नहीं करी तो हमें मुआशरा जो है उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अपनी जो उनके ऊपर एक फ़र्ज़ है कि हमने एक दूसरे की मदद करनी है, उनके लिए अच्छा सोचना है, तो हमें सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? जब मुझे ये बताइएगा, जब आपके पास लोग आते हैं जो नशे के आदी नौजवान होते हैं, जो लोग अफराद होते हैं, वो क्या बताते हैं किस वजह से वो नशे की लत में लग जाते हैं? उसके बहुत से रीज़न है बताए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है ना, ये गुज़श्ता 5-6 साल में सामने आया है, वो है दोस्तों की बुरी सोबत। अच्छा। एक दोस्त अगर नशा कर रहा है तो वो दूसरे दोस्त को साथ शामिल करना चाहता है, क्योंकि नशा अकेले नहीं होता। एक नौजवान पैसे लेके आता है, एक जगह प्रोवाइड करता है, एक ड्रग लेके आता है, ये 3-4 लोग मिलके करते हैं, और 80% नौजवान जो है अपने दोस्तों की वजह से फिर घर का माहौल आ जाता है, इनहेरिटेड चीज़ें आ जाती हैं। एजुकेशन सबसे बड़ा मुकम्मल की है मैंने, मेरे हाथ में डिग्री है, मुझे जॉब कोई नहीं मिल रही, ना सरकारी सतह पे ना प्राइवेट सतह पे। डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ती है, घर के माहौल, घर वाले उम्मीदें लगाते हैं, वालिद और वालदा कहती है मैंने बच्चे पे इतने पैसे खर्च किए हैं, कहाँ जाएंगे बच्चे? वो इसी वजह से, ये सारे वो मामलात हैं जिसकी वजह से लोग और फिर आज के हालात देखें, ये जो एक अनबैलेंस सिचुएशन है ना मुल्क में, हालात ख़राब हैं, तो उसमें ड्रग माफिया को भी फ़ायदा मिलता है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होती है, इस्तेमाल करने वालों को भी फ़ायदा मिलता है, नए लोग लाने वालों को भी फ़ायदा मिलता है। हमने इन हालात को ख़त्म करना है, हमने इन माहौल को ख़त्म करना है। जब इन माहौल को ख़त्म नहीं करेंगे, हालात को, उसमें पेरेंट्स का रोल बड़ा मेजर है, टीचर का रोल है। टीचर क्या कर रहा है? टीचर आज तरबियत कर रहा है बच्चों की? कोई तरबियत नहीं हो रही, बच्चे सिर्फ डिग्री लेके फिरते। तालीम है वो भी बड़े वो मुश्किल के साथ वो कहते हैं ठीक है जी हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं,
बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत करे। उस्ताद का रोल बड़ा अहम है, वालिदा का रोल बड़ा अहम है। यहाँ पे वालिदैन की हमें बताइए, और जैसे उनका रोल आप बता रहे हैं बहुत अहम है, लेकिन उनको पता भी होता है कि हमारे बच्चे इस लत में लग चुके हैं, फिर वो किस तरह उनको करना चाहिए, उस चीज़ से कोप अप करना चाहिए, उन सिचुएशन से उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए? पहले तो वालिदैन स्टिग्माटाइज चीज़ों से डरते हैं। अच्छा, इसलिए अभी भी 80% वालिदैन छुपाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही छुपाते इसलिए है, सबसे पहले ये है कि वालिद और वालिदा या फैमिली के मेंबर ये चाहते हैं हमारे रिलेटिव को ना पता चले हमारा बच्चा नशा करता है, और एक ना एक दिन सबको पता चल जाता है कि इनका बच्चा नशा कर रहा है। और वो इसलिए पता चलता है, पहले तो घर से चीज़ें चोरी होती हैं, बच्चा आइसोलेशन में चला जाता है, उसके बाद फिर ये है कि वो बच्चे वो घर से निकाल देते हैं, वो रिलेटिव से उधार लेता है, फिर बाहर सड़क और चौक और चौराहे में आ जाता है। ये वालिदैन के लिए भी बच्चों के जो साइंस हैं, बच्चा आइसोलेशन में जाता है, बच्चा सुबह उठता था, अब वो देर से उठता है, रोज़ाना नहाता था, कपड़े चेंज करता, वो कपड़े नहीं चेंज करता, रात को घर से बाहर निकलता है, उसके बाद दोस्तों के साथ मोबाइल पे बात करता है, घर में कौन मिलने के लिए आता है, बच्चा बाहर चला जाता है, यकदम वापस आ जाता है। वो सारी वो चीज़ें हैं, साइंस हैं जो वालिदैन को अलर्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देनी। बिल्कुल ऐसे ही है, और उनको इस लत से बचा सकें। बिल्कुल सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए और इस अहम टॉपिक के बारे में हमसे आपने गुफ्तगू की है। कंसल्टेंट है इंसदाद मुनशियात मुहिम के, और जनाब जिस तरह स्टेट की जिम्मेदारी बनती है उनसे भी हमारी अपील है कि इस हवाले से ज़्यादा काम किया जाए, और उसी तरह सोसाइटी की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे तरीके से निभाएं, और इस लत से हम लोग जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर सकें। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को आपकी मुलाकात होगी हमसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।